ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नया दिन नया सफ़र। पर सफ़र शुरू करने से पहले रोज़ करने वाला पहला काम जो करना ही पड़ता है वो है पैकिंग। सामान की पैकिंग की जाए, तो सामान निकालो फिर उसको पैक करो, काम भी पड़ता है ना, इसीलिए। और आज फिर नए सफ़र पे निकलेंगे। आज लेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, अपनी गलती से शायद, पता नहीं हो, वो तो रास्ते में बताऊंगा। आप ही डिसाइड करना गलती किसकी। मानोगे नहीं आप, पूरी रात बारिश हुई है। मुझे तो डर था बट बारिश रुक गई है, अभी धूप निकली हुई है। 2 दिन हो गए मेरे साथ ऐसे होते हुए। रात को बारिश हो जाती है, दिन में बारिश रुक जाती है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह बारिश रुकने से मैं निकल तो सकता हूँ। निकलते हैं थोड़ी देर में, ये पैक करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, गायब होते हैं। पहले ये देखो कल के ऑयल ने क्या किया, सारा काला हो गया और मिट्टी से कुछ दिख ही नहीं रहा। बारिश था, रोड पे काम चल रहा था, वो सब मिलकर मैं कहा वॉश वॉश कुछ नहीं कराना। आज फिर वही हाल होने वाला है क्योंकि सब कुछ दोबारा गंदा होने वाला है। तो कल वॉश कराता फिर आज गंदा हो जाता, क्या फ़ायदा। अभी मैं जा रहा हूँ नेपाल टूरिज्म बोर्ड लेक साइड पे। वो सामने देखो, ये फेवा लेक। लोग आते हैं, अभी दोपहर में आएंगे बोटिंग करने के लिए। अभी भी बैठे हुए बोटिंग के लिए, इतनी सुबह सुबह। टाइम अभी हो रहा है 9:16। निकल तो मैं सुबह सुबह भी जाता, बट क्या हुआ कि अगर हमने आगे जाना है तो हमें पास परमिट बनवाना पड़ेगा एक, जहाँ पे लाइसेंस लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह लगते हैं। क्योंकि आगे यहाँ से पोखरा से आगे जाना मतलब वो ABC अन्नपूर्णा बेस कैंप के अंडर आता है, और वहाँ तक जाने के लिए आपको परमिट बनाना ही पड़ता है। ऑनलाइन मैंने पता किया था यार, 400-500 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे। वैसे नॉर्मल प्राइसिंग उसकी 1000 रुपये, पर अगर कोई तुमसे 1500 रुपये मांगे, 1400-1500 रुपये, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। इसी चक्कर में नेपाल टूरिज्म बोर्ड का ऑफिस यहीं कहीं से बने। अच्छा ये रहा, यहाँ से बनेगा। अब खुला है कि नहीं खुला ये बड़ी बात है। खुल गया हुआ है क्या? भीड़ बहुत है यार, और बहुत भीड़ है। मैं पहले आ जाना चाहिए था, गूगल पे टाइमिंग 10 बजे की थी। चलिए, राधा कृष्ण वाले, इस्कॉन वाले लग रहे हैं। अंदर है ना? चलो चलो चलो, सब एक जगह से आए। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। एक चीज़ याद रखना, नेपाल में कहीं भी सरकारी काम में इंडियन करेंसी यूज़ नहीं होती। एंड जो उनके बाहर बैठे होते हैं ना करेंसी एक्सचेंज वाले, वो 10% डिग्रेड करके दे रहे हैं आपको यार। अब मजबूरी में लेना ही पड़ेगा, एंड 10% डिग्रेड करके भी लेना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है, बहुत भीड़ है। परमिट बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे का। परमिट बनवा लिया। कभी कभी यार दिन इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना शुरू में ही, पूछो मत। एक तो करेंसी का रेट बराबर नहीं दे रहे। मेरे को ऐसा पता होता तो मैं बॉर्डर से करवा लेता। ओ शे, रोक ले भाई, क्या हो गया? अब फिर करेंसी एक्सचेंज वाला कह रहा है यहीं से करवा ले भाई, मेरे से करवा ले, क्योंकि मुस्तांग में भी ऊपर जाओगे तो तुम्हें IC चलाएंगे नहीं। अरे यार कहाँ पे नोटिस लगाया IC चलेगा नहीं चलेगा यार, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अब ऊपर जा, अब यहाँ पे लॉस झेला थोड़ा सा, 10% कम नहीं होता। अब ऊपर जाऊँगा, ऊपर देखते हैं अब क्या होगा। मैं नहीं करवा रहा कोई एक्सचेंज, सीधा चले अपन, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। अभी मैंने मुक्तिनाथ लगाया जो लास्ट डेस्टिनेशन है, जो कि 5 घंटा 1 मिनट दिखा रहा है। रात को 7-8 बजे तो मैं पहुँचूँगा नहीं वहाँ पे, तो बीच में देखेंगे कहीं रुकेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जब से नेपाल एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम फिल अप करवा रहा हूँ। फुल कराएंगे टंकी एकदम ऊपर तक। बस 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 भाई, 217 रुपये लीटर है एंड 1700 का तेल आया है। पेट्रोल पंप पे लोग नाइस थे, इन्होंने मैनेज किया।
मैं तो आईसी कैरी करके घूम रहा था, मेरे को पता था वो आईसी चलेगा नहीं यहाँ पे। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं चल रहा है, बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं चल रहे, कोई बात नहीं चलते वहाँ पे, क्योंकि बैंक में देना पड़ता है। और जिस पेट्रोल पंप पे मैं गया था ये था गवर्नमेंट पेट्रोल पंप। गवर्नमेंट पेट्रोल पंप में भी जैसे जो भी गवर्नमेंट का काम है ना, आप वहाँ पे इंडियन करेंसी नहीं चला सकते, या भी बाहर की भी कोई भी करेंसी आप नहीं चला सकते, आपको नेपाली करेंसी में ही पे करना पड़ेगा। वो मेरे को पता नहीं था, मैंने इंडियन करेंसी पकड़ा दिया, तो थोड़ा सा फिर उनको ये हुआ कि यार कैसे करेंगे। और फिर मैंने कहा मैं तो हाथ जोड़ लिए, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरे पैसे मेरे पास नहीं है, सिर्फ इंडियन करेंसी है, आप बताओ क्या करना है। फिर उन्होंने 2% का कट लगाया एंड 2% के डिगेट करके मेरे को पेट्रोल भर के दिया, 2% चार्ज लगाया। कोई बात नहीं, वो तो मिनिमल सा था, 34 रुपीज़ ही बन रहे थे, उतना मैनेज करने वाला था। रेंजेस दिखने लग गई। अगर आप पोखरा आ रहे हो ना देखने के लिए, व्यू देखने के लिए, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वो सामने देखो बर्फ़ से लबालब पहाड़ी दिखाई दे रही है, या तो ये अन्नपूर्णा है, या धौलागिरी है, या माछापुच्छर है। यहाँ पे आप 3 रेंजेस देख सकते हो। सॉरी मेरे को इतना नहीं पता, पर सामने माउंटेन रेंज दिख रहे हैं जो कि बर्फ़ से पिघले, और मेरे को ना एकदम से देख के ऐसा देखो, ये है प्राइवेट, तो यहाँ पर आप चला सकते हो आईसी। एकदम से देख के ना गूज़बम्स आ गया, क्योंकि कल से मैं बहुत डिसअपॉइंट था कि यार पहाड़ी नहीं दिखेंगे, बर्फ़ से वाला पहाड़ अब नहीं दिखने वाले, शायद बर्फ़ पिघल गया होगा। पर यहाँ मेरे को लगता है कि आप पूरे 12 मंथ्स देख सकते हो, 12 मंथ तक आपको दिखेंगे। चलिए जी, अब ये दिखते रहेंगे नज़ारे। एंड आज का सफ़र काफ़ी लंबा है। अगर मैं मुक्तिनाथ तक की बात करूँ तो 4 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है। बिना रुके जाएंगे तो मतलब कि दोपहर तक पहुँच सकते हैं, 2-3 बजे तक। एंड पर रुकते रुकते जाएंगे तो टाइम लगेगा। मैं पोखरा दूसरी बार आ रहा हूँ और इस साइड पहली बार आ रहा हूँ। अब उस साइड ही सिर्फ फेवा ताल के पास ही हमें नहीं घूमना चाहिए, इस साइड भी आना चाहिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो अगर आपका व्हीकल नहीं है, आप रेंट करो और इस साइड भी घूमो। रोड अच्छे हैं, व्यू अच्छा है यार, देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है वाला रोड। अगर रोड ऐसे ही है आगे तक फिर तो जल्दी भी पहुँचा जा सकता है। यहाँ से ढलान में दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल स्पीड पकड़ सकते हैं। और जैसे चढ़ाई आ रही है ना, आज पता चल रहा है मुझे कि हाँ भाई हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाइक थोड़ा दम तोड़ना स्टार्ट कर गई है। कल से जैसे स्पीड पकड़ रही थी आज नहीं पकड़ रही है। और फ्यूल मैंने ना ऊपर तक भरवा लिया, तो मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो लग रहा है, महसूस हो रहा है। क्योंकि देखो फ्यूल का ऐसा है, अगर आपने पोखरा से भरवा लिया, नेक्स्ट जो फ्यूल पंप है वो आपको मिलेगा, फ्यूल स्टेशन जो मिलेगा वो मिलेगा जोमसम में। वहाँ पे फिर पेट्रोल कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ यार, मेरे को याद आया, जितने भी लोग आपने देखे थे ना वहाँ पे टूरिज्म बोर्ड में, मैं कह रहा था सारे राधा कृष्णा वाले यानी कि इस्कॉन वाले हैं, सारे के सारे बांग्लादेशी थे, बांग्लादेशी हिंदू थे सारे के सारे। और वो भी मुस्तांग ही आ रहे हैं। यहाँ से देखने में दिख रहा है, पीक दिख रही है यहाँ से, तो देखो सामने बिल्कुल पीक दिखाई दे रहा है। अन्नपूर्णा होंगे मेरे हिसाब से, अन्नपूर्णा ही है। उधर भी बिल्कुल पीक दिखाई दे रही है पहाड़ की, इधर सामने पीक दिखाई दे रही है। अभी जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा हमें और भी माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगे। जाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ढलान है, वो ऊपर वाली पहाड़ी उसके पीछे से आया हूँ मैं, ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे से, और पूरा ढलान है अभी तक, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अभी हमने नीचे जाना है, वहाँ पे बसें दिख रही है मेरे को जो नीचे जा रही है। मज़ा आ रहा है जाते हुए। अभी थोड़ी देर में अब चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। वो देखो ये नीचे जाना है मैंने, ये क्या बोलते हैं, हेयरपिन टर्न्स है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो ना, ऐसे ही रास्ता है, ऊपर से रास्ता स्मूथ है, थोड़ा बहुत तो है, पर ज़्यादातर जो स्ट्रेच है ना बिल्कुल साफ पड़ा है। आपको बाइक चलाने में मज़ा आ जाएगा, या गाड़ी से आया तो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आएगा। और ढलान है तो मज़ा डबल हो गया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने टाइम पे ब्रेक लगाते रहना है। ऐसा ना हो कि फ्लो में आप निकली जाओ और सामने से कोई और आ रहा हो। काफ़ी देर से बाइक अपने आप ही चली जा रही है, कोई रेस नहीं कुछ नहीं, बस न्यूट्रल डाल के छोड़ दिया मैंने। और सही है, 50, 60, 70 तक अपने आप चल रही है बाइक। उससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे, और कितनी स्पीड चाहिए? 80-90 की स्पीड में जाके क्या करनी मैंने। A few moments later. ऐसे तो मैं यहाँ रुकता नहीं, पर अभी पूरे सफ़र का फर्स्ट टाइम पे कुछ
अलग आया तो फिर वो देखने के लिए रुकना बनता था। तो देखो नीचे से नदी जा रही है एंड इस साइड को उस साइड से सस्पेंशन ब्रिज जोड़। देखो जैसे वो आंटी जा रहे हैं ना सामान लेके, यहाँ से पत्थर लेके, उस साइड दूसरा गांव है। अगर आपको इससे दूसरी साइड के गांव को जाना है तो आपको ये ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज क्यों बोलते हैं अभी बता देता हूँ। अगर वो चल रहे हैं ना तो ये यहाँ तक हिल रहा है, अभी वो वहाँ चल रहे हैं पर ये यहाँ ये हिल रहा है। जो थोड़ा आप शेकीनेस देख रहे हो ये उनके चलने से है। इसने एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा हुआ है, मेन रास्ते को गांव से जोड़ा हुआ है क्योंकि बीच में नदी बह रही है। मैं भी थोड़े दूर जाकर आता हूँ। चलो हो गया, सस्पेंशन ब्रिज भी देख लिया, मतलब भी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल अभी भी काफ़ी बचा हुआ है ना। सुंदर भी है ना, बताना जरा कमेंट करके सुंदर लगा कि नहीं लगा। एक टाउन है छोटा सा, उसमें भी स्प्लिट रोड बनाई हुई, 2 रोड बनाई हुई है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक मेरे को सामने लग रहा है। अगर पहाड़ देखोगे जो आपको ब्लैक ब्राउन कलर का दिख रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट, वो शायद काट के काटा था तो वैसा शेप आया, क्योंकि बिल्कुल खड़ी दीवार की तरह है। और कोई पहाड़ एकदम खड़ी दीवार की तरह होना थोड़ा सा मुश्किल है। कुशमा पर्वत, अब पता नहीं जगह का नाम लिखा है किस चीज़ का नाम लिखा है। ये देखो, अब मैं कहीं रोक के मैप भी देख लेता हूँ एक बार सही भी है कि नहीं। देखो कितना वेल मैनेज्ड है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बीच में वैली है छोटी सी, पर डबल लेन है, सब कुछ मैनेज्ड है। इतना कूड़ा कचरा मेरे को कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि लोग भी कम है। ये ऐसे उठ रहा है, ये देखो पैर खोल रहा है, इसकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही कर रहा होता हूँ बीच बीच में। दुखने लग जाते हैं यार, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, हवा लग जाती है, पसीने आए हो तो पसीने हल्के सूख जाते हैं, होना पड़ता है ये सब। उसकी तकलीफ मैं समझ पा रहा हूँ भाई की। नदी बह रही है मेरे साथ में, जिस नदी का नाम है काली गंडकी नदी। ये आगे जाके शायद राप्ती में मिल जाती है। नीचे काम चल रहा है, काम पे लगे हुए सब, वही रेता बालू और बजरी पत्थर निकालने में लगे, फिर इसी को पीस के बनाएंगे। बहाव अभी ठीक ठाक है, लगता है ऊपर इतनी बारिश नहीं हुई है, वरना जिस दिन आ रहा था उस दिन आपने देखा होगा राप्ती नदी जब बारिश हो रही थी तो कितना बहाव तेज हो रखा था। ओहो रोड बस ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, या तो कुछ है या कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी मैं इतना लंबा स्ट्रेच करके आया, पीछे से स्ट्रेच लिया, कुछ भी नहीं था। अब जैसे टाउन आया ना, सुंदर टाउन बनाया हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया है। रोड देखो एकदम साफ़ सुथरे बने हुए हैं, लोग सब मैनेज, ऐसा लगता है वेल मैनेज्ड है, वेल डेकोरेटेड है, सोच समझ के बनाई हुई जगह ऐसा फील कराती हैं। और जो बीच में जो रास्ता सुनसान है, बिल्कुल सुनसान है। एक जगह पूछने के लिए मुझे रुकना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल वैन, BYD बहुत चल रही है यहाँ पे। मैंने BYD बहुत देखी और एक नीटा बहुत देखी। एक नीटा कंपनी है, कोई चाइनीज़ कंपनी है, वो बहुत देखी मैंने। 2 कंपनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पर मैंने यहाँ देखा, नोटिस किया, इतने रोडवेज वाला कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट बसेस ना के बराबर है। मैंने तो देखी नहीं अभी तक गवर्नमेंट बस एक भी, सब प्राइवेट बसें चल रही हैं। और यहाँ तो ज़्यादातर जो ये वाला एरिया, रिमोट एरिया, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, यहाँ आपको अपनी पर्सनल बुकिंग करनी पड़ेगी। जितनी आप ये स्कॉर्पियो वगैरह देख रहे हो, ये देखो ये प्राइवेट बस जा रही है, यही प्राइवेट जा रही है। जो पीछे आपने इलेक्ट्रिकल वैन देखी थी, ये सारी प्राइवेट है। ये अलग चलती हैं, प्राइवेट बसें अलग चलती हैं, दोनों का सिस्टम अलग है। वेलकम टू बागलुंग आगे है, सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, इतना शायद ही दिखाए, आगे लिखा हुआ है बोर्ड पे बड़ा वेलकम टू बागलुंग। अब मैं बागलुंग में रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा बैठूँगा भाई, कुछ खाएंगे पिएंगे। 12 बज गए हैं, ऐसे तो अभी टाइम है।
यही है क्या बागलुंग इतना सा? बैठ जाओ।